So, good morning, 7th class. As you know very well, we have started the chapter 18th century political formation. So, in this chapter, I told you that how in the 18th century the Mughal Empire fragmented and how uh, earlier it was a very powerful empire, but in 18th century many of its ruler they made their independent areas. They shown their disunity or disloyalty toward the Mughal empire, and in this way made their independent they made the independent ruler of to whom they were governing earlier. मतलब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। 18th सेंचुरी में ये जो मुग़ल एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक हो गया या धीरे धीरे पतन की ओर जाने लग गया। उसके रीज़न हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो मुग़ल एम्पायर के साथ जुड़े हुए जो एरिया थे धीरे धीरे करके जो उस एरियाज़ के जो गवर्नर थे, किस तरह से उन गवर्नर ने अपने आप को मुग़ल एम्पायर से अलग करके एक अपने इंडिपेंडेंट जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सो in the same thing earlier we have discussed about the Awadh, and before that we discussed about the Hyderabad. Now we are discussing about the Bengal. So who was the governor at that time in Bengal? Let's start from the Bengal. Bengal gradually broke away from the Mughal control under the Murshid Quli Khan. So he was the ruler there and he was the governor there. So under Murshid Quli Khan the बंगाल ग्रेजुअली ब्रोकन अवे फ्रॉम द मुग़ल कंट्रोल। मुग़ल कंट्रोल से बंगाल का पूरी तरह से बाहर जाने का जो क्रेडिट है वो मुर्शिद कुली खां जो को जाता है, हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर एंड ऑफ दिस प्रोविंस। मतलब उस प्रोविंस का नायब डेप्यूटी गवर्नर, ही वाज नॉट गवर्नर, ही वाज द डेप्यूटी गवर्नर एट दैट टाइम। आल्दो नेवर ए फॉर्मल सूबेदार, कभी सूबेदार नहीं था, मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज ऑल द पावर। धीरे धीरे मतलब बड़ी जल्दी ही उसने जो पावर जो थी अपने हाथ में कर ली थी। दैट वेंट विद द ऑफिस, और सारी पावर को उस ऑफिस की खुद ही संभालना शुरू कर दिया था। लाइक रूलर ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही आल्सो कमांडेड द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। मतलब हैदराबाद और अवध की तरह उसने भी कमांडेड जो द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को था उसको कमांड करना शुरू कर दिया था, उसे जो था वो एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। इन एन एफर्ट ऑफ reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all the Mughals Jagirdar to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of the Bengal. So again listen, in an effort to reduce Mughal influence, मुग़ल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, मुग़लों के प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल में जितने भी मुग़ल जागीरदार थे उसने उन सबको उड़ीसा ट्रांसफ़र कर दिया और उनको ऑर्डर दिया ए मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रिवेन्यूज़ ऑफ बंगाल, भी बंगाल के रिवेन्यू को या बंगाल के टैक्सेस को जो है एक बार फिर से रीअसेसमेंट किया जाए। रिवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, रिवेन्यू जो था वो हमेशा जो कर जो थे, टैक्स जो थे वो कैश में ही इकट्ठे किए जाते थे। विद ग्रेट स्टिकनेस फ्रॉम ऑल जमींदार, मतलब सभी जमींदारों से रिवेन्यू जो थे वो बड़ी स्टिकनेस के साथ जो किसानों से, जमींदार जो से वसूल किए जाते थे। एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंकर्स, बहुत सारे जमींदारों को बैंकर से इसका रिजल्ट हुआ कि मतलब बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने बैंकर से पैसा उधार लेना पड़ा, जमींदारों से पैसा जो था वो उधार लेना पड़ा। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्जर जमींदार, मतलब जो इस पे को पे नहीं कर पाए, यानी कि जो लोन उन्होंने लिया था, जो टैक्स जो उन्होंने ज़मींदारों से लिया था, जो उसको पे नहीं कर पाए तो मजबूरन उन्हें अपनी ज़मीनें जो थी वो ज़मींदारों को बेचनी पड़ी। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयर फॉर लेड टू द कंसिडरेबल चेंज अमंगेस्ट द जमींदार्स। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी की फॉर्मेशन के अंदर जो था वो बंगाल के अंदर देयर फॉर लेड टू ए कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार, तो ज़मींदारों में जो था वो लगातार जो था वो चेंज आता जा रहा था। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट्स एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल एज was evident in Bengal under the rule of Alwardi Khan. So again listen carefully, कहता है द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट्स एंड बैंकर्स, मतलब उस समय जो था स्टेट्स और बैंकर्स में बड़ा क्लोज
जो था कनेक्शन था। नोटिसेबल इन इट वॉज नोटिस इन हैदराबाद एंड अवध, ये हैदराबाद और अवध में भी जो था बड़े अच्छे से देखा जा सकता था। वाज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अलवर्दी खान, मतलब अलवर्दी खान जो थे बंगाल के उस समय रूलर थे और ये सारा कुछ उन्हीं की देखरेख में हो रहा था। ड्यूरिंग हिज रीजन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पर, मतलब उसी के टाइम में जो जगत सेठ का जो बैंकिंग का सिस्टम था या बैंकिंग के अंदर जो जगत सेठ जिन्होंने बैंक चलाया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्स हो गए थे। इफ़ वी टेक ए बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट थ्री कॉमन फीचर अमंग दी स्टेट्स। कहता है अगर हम इसको क्लोजली देखें, मतलब जो ये तीनों स्टेटों की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, अवध की बात कर रहे हैं, तो कहता है इनमें कुछ कॉमन आपको इन स्टेटों में दिखाई देगा, कुछ कॉमन फीचर दिखाई देंगे। फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट वाइल Mughal nobles they were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। कहता है फर्स्ट तो मैनी ऑफ द लार्ज स्टेट, कहते जो बड़ी बड़ी स्टेट थी, वर एस्टेब्लिश्ड बाय द एस्ट वाइल मुगल नोबल्स, कहता वो मुगल नोबल्स को दी गई थी। दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब वो उन्हें मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शक था। दैट दे हैड इनहेरिटेड, जो उनको दिया गया था। इन द पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम, मतलब जो जागीरदारी सिस्टम है उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो सिस्टम दिया गया था कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत शक था। सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, उनका टैक्स कलेक्ट करने के जो मेथड था वो भी दूसरों से अलग था। सर ऑल थ्री रीजन्स कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड विद रिवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, कहते हैं सारे के सारे जो थे देवर रिलेटेड टू द फार्मर, फार्मर से ही रिलेटेड थे, फार्मर से ही रिवेन्यू यहाँ इकट्ठा किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी थोरोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स, कहते हैं इजारदारी सिस्टम जो था टोटली डिसअप्रूव कर दिया था। स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया इन द 18th सेंचुरी। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली, कहते हैं कंट्री साइड में इस चीज़ का इजारदारी सिस्टम का जो कंट्री साइड में इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत अलग था। द थर्ड कॉमन फीचर्स इन ऑल दीज रीजन स्टेट्स वाज देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद द रिच बैंकर, कहता है तीसरी जो एक फीचर थी उनका रिच बैंकर्स के साथ जो था रिलेशन बहुत बढ़ता जा रहा था और मर्चेंट के साथ। दीज पीपल लेंट मनी टू रिवेन्यू फार्मर्स, कहता है ये लोग जो थे जो फार्मर थे उनको उधार दिया जाता था पैसा, उनको मनी उधार दी जाती थी। रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी, और जिससे उनकी मतलब उसकी लैंड को एज ए सिक्योरिटी रख के उनको ज़मीन जो थी वो लोन पे दे दी जाती थी। एंड कलेक्टेड टैक्सेस, और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रो देयर ओन एजेंट्स, मतलब अपने ही एजेंट जो थे वो इनसे उनके जो थे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड बैंकर्स वर गेनिंग ए स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, कहता है थ्रू आउट पूरे इंडिया के अंदर द रिचेस्ट मर्चेंट, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, अमीर रिचेस्ट मर्चेंट थे, एंड बैंकर्स वर गेनिंग ए स्टेक, कहता उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। अब जो नए नए बैंकर जो थे, क्योंकि ये सीधे संपर्क में थे जो कि नोबल्स थे और ज़मींदार जो थे वो टैक्स वसूल करते थे फार्मर से। पहले जो था वो उन्हीं को उन्हीं की ज़मीन के ऊपर लोन दे दिया जाता था और बाद में इन्हीं के एजेंट लोग जो थे वो उनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे और टैक्सेस में भी बहुत ज़्यादा स्टिकनेस होती थी। और ये टैक्सेस जो थे जो इनको जमा कर डायरेक्ट फार्मर से लिए जाते थे और जो थे अगर वो नहीं पे कर पाते थे ये टैक्सेस को तो उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा किस तरह से मर्चेंट और बैंकर जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच होते गए एंड दे वर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द मुगल गवर्नर्स के जो डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट में होते थे।